सबको जय श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग मेरी ज़िंदगी का सच सुन रहे हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे FB पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर मुझे फॉलो करें और मेरी ज़िंदगी का सच सुने अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सच ऐसा है जो आप लोगों के काम आ सकता है और आपके काम नहीं आएगा, किसी और के काम आएगा, ताकि आप उनको एक सही मार्गदर्शन कर सके मेरी वीडियो के माध्यम से। चलिए आज हम और अपनी ज़िंदगी का सच बढ़ाते हैं आपके आगे। आपने लास्ट वीडियो मेरा सुना होगा, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 130 में हिमानी के लव ग्रुप के राजदार लोगों के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ग्रुप में कैसी स्टोरी, इसके राज फैल गए थे जिसके कारण ये लड़की ब्लैकमेल हुई और ये फिर जो फ्रंट पे आके राज खोला गया था सत्यम के द्वारा। मुझे पता चला था जो सत्यम नींबू घेर का लड़का है जो मेरी मम्मी को विदित पार्षद के घर तक लेके आया था, आखिर क्या थी मंशा? क्या सत्यम ने किसी लालचवश किया था? क्या सत्यम को खुद विदित ने भेजा? प्लानिंग होती है ना कि तू आ जाइए और मैं नाटक करूंगा, या सत्यम को पुष्पी ने भेजा था ताकि हिमानी ब्लैकमेल हो सके, या फिर ये राज जो था जो रूमा बेरी के द्वारा पहले मुझे पता लगा था, तो क्या रूमा बेरी ने ही ये प्लान खिंडाया कि इनके घर में हिमानी के राज खुल जाए और लड़ाइयाँ बच जाए, या हिमानी को टॉर्चर करने वाली रूमा बेरी और राहुल बेरी, पुष्पेंद्र शर्मा और रविंदर टारगेट और सत्यम, छाया का परिवार और धीरज का परिवार, ये सब थे इसको ब्लैकमेल करने वाले। आखिर क्या थी मंशा? जो सत्यम, जो अपने मोहल्ले की एक लड़की जिसके घर में एक फैमिली की तरह ये जाती थी, बैठती थी, साक्षी की अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, आखिर सत्यम की क्या थी मंशा जो ये राज खोला गया था? क्या वो लड़ाई डलवाना चाहता था, या दोनों बहनों में लड़ाई डलवाना चाहता था, या विदित का प्लान था कि दोनों बहनें लड़ जाएं आपस में और अलग अलग हो जाएं, या रूमा बेरी का प्लान था, या पुष्पेंद्र शर्मा, रविंदर टारगेट और तरुण बेरी जी का प्लान था? आखिर प्लान किसका था जो फ्रंट पे आकर के इस सत्यम ने मेरी मम्मी को इतनी दूर लेके आया जबकि वो इतनी बीमार रहती थी, उनको ये घर दिखाने लाया और बेइज्जती कराने लाया? आखिर मंशा क्या थी? क्या रूमा बेरी इनसिक्योर हो गई थी कि हिमानी की शादी कहीं मैं विदित से ना कर दूं, इसलिए मेरी मम्मी का असली रूप दिखाने के चक्कर में कि ये इसकी मम्मी है और ये तेरा होने वाला ससुराल है, तू तो देख कि एक पागल औरत तेरी सास बनेगी, ये मंशा थी रूमा बेरी की। इसलिए पुष्पेंद्र के माध्यम से सत्यम को भड़का करके क्या वहाँ तक गंगा डेयरी जो है विदित का जहाँ घर है, क्या वहाँ तक उसे वहाँ तक पहुँचाया गया मेरी बीमार माँ को? ठीक, वो भी गर्मियों के दिनों में जब मई और जून का महीना होता है, तो उस वक्त क्या थी मंशा? चलिए हम जानते हैं और ऐसे लड़कों से सावधान होइए। क्या एक सत्यम को क्या अपनी एक बहन नहीं समझना चाहिए था? अगर वो बहन समझता तो वो इसकी रक्षा करता, इसकी मदद करता हिमानी की, ना कि हिमानी के राज छुपा करके ब्लैकमेल करके उसकी टॉर्चर करके उसकी कमाई खाता। क्या था राज बताइए? अगर सत्यम अपने एक जगह सही होता और जो इसके घर में ये जाती थी साक्षी की बेस्ट फ्रेंड बनके, और मंजू चाची को तो ये पूरी अपनी माँ समझ रही थी, तो इसको जब ब्लैकमेल किया गया आखिर क्यों? अगर ये तुम्हारे घर की बेटी थी, जैसे साक्षी थी वैसी हिमानी थी, जैसे तुम लोग साक्षी को बचा रहे थे वैसे इसको बचाते, क्यों नहीं आवाज़ उठाई इसे बचाने की? क्यों हिमानी को ब्लैकमेल किया गया? आखिर क्यों? जानिए मेरे साथ। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मुझे मम्मी से पता चला कि सत्यम से बताया कि भाई विदित से चक्कर है इसका, तो मैंने उस वक्त अपनी मम्मी पे थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई कि आपने मुझे टाइम पे नहीं बताया, आप मुझे अब बता रही हैं। तो मम्मी ने कहा कि मैं बहुत दिन से इसका पीछा कर रही थी हिमानी का, ये मुझे बेवकूफ़ बनाती है, कभी रसोई में बात करती है, कभी बाथरूम में बात करती है, पूरी पूरी रात बातों में लगी रहती है, सुबह लेट उठती है। जब रात को लेट बातें करोगे मजनू से तो ऐसी होता है ना। आप सोचिए ना, ये जो इश्क होता है ना, इस उम्र का आप लोग सब बड़े बुजुर्ग निकले होंगे जिन्होंने इश्क मोहब्बत आकर्षण जो किया होगा, तो ऐसे ही होता है, रातों को नींदें नहीं आती ना, याद आती है ना, तो इसी वजह से ये रात को बातों में लगी रहती थी, लैला मजनू का प्यार। तो इस वजह से मम्मी को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मम्मी की ये केयरिंग पूरी तरह से नहीं कर पाई।
और फिर उसके बाद जब ये राज पता चला, जब मैं मम्मी से फिर दोबारा मिली तो मम्मी का फ़ोन बन जा रहा था। अब सुनिए, एक फ़ोन हिमानी पे रहता था और एक फ़ोन मम्मी पे रहता था। जो मम्मी का फ़ोन बन जा रहा था तो एक बार मम्मी मुझे फिर मिल गई, क्योंकि वो तो घूमती रहती थी, सब घुमक्कड़ फिरकनी चरकनी लगी रहती थी मेरी मम्मी के पैरों में। कभी हड़की पौड़ी मिल जाती है, कभी कहीं मिल जाती है, कभी कुशा घाट पे मिल जाती थी। तो मेरी मम्मी मिल गई। मैंने कहा आपका फ़ोन बन जा रहा है, दिक्कत क्या है, रिचार्ज नहीं कराते हो या कोई खो गया है तुम्हारा फ़ोन? क्योंकि वो फ़ोन एक्चुअली में मेरे पापा की निशानी थी, तो मैं उस फ़ोन से इतना प्यार करती थी, तो मुझे टेंशन हो गई। मैंने कहा लगता है मम्मी ने फ़ोन गायब कर दिया, खो दिया। तो तब मेरी मम्मी ने बताया कहाँ पर, जब वो मुझे मिली अपर रोड, वहीं आती जाती रहती थी, मानसरोवर के पास आती जाती मिल गई। मैं तो आए दिन माया देवी मंदिर और कभी बिल्केश्वर मंदिर, कभी गुरुद्वारे में जाती रहती थी। तो आप लोगों ने, बाजार वालों ने देखा भी है, मेरे काफ़ी चक्कर लगते भी थे। तो मेरी मम्मी वहाँ मिली। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरा ना फ़ोन खोया नहीं है, मेरा फ़ोन सत्यम ले गया। मैं कहा ऐसे कैसे ले गया? घर में घुस गया था क्या, चोरी करी थी? कह रही नहीं, मेरे से ले गया है और मुझे दे नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा सच्ची बताओ कहानी क्या है? तो मम्मी ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन ले गया है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, पुलिस को कंप्लेंट करो हड़की पौड़ी पे जाकर, ठीक है? तो पुलिस इसको पकड़ेगी। तो मम्मी ने कहा कि तू चल साथ में। अच्छा, उस वक्त मैंने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, जब आपने दिया है तो मैं क्यों जाऊं? पहले मैंने ऐसे नाटक करा, मैंने कहा मैं तो जाऊंगी नहीं, कुछ भी करो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि पापा की आखिरी निशानी है, इसको मत फेंकना या इसको छुपा के रखना, तो मैं नया फ़ोन लेके दे रही थी कि, और ये कह रही थी कि पापा का फ़ोन घर में रखा करो, बाहर लेके मत जाया करो। मम्मी ने कहा नहीं, मैं इसे घर में ले गया। मैं कहा घर से क्यों ले गया, यही तो कारण बताओ ना मुझे। तो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे ही ले गया था फ़ोन करने के लिए मुझे कि मैं फ़ोन करना है, इधर उधर करना है, मैंने दे दिया और तब से ये ले गया और मेरे को मिल नहीं रहा। मैं कहा घर में इसकी मम्मी को बताया? कह रही हाँ, मैंने इसकी मम्मी को भी बताया, साक्षी को भी बताया, मुझे कोई फ़ोन नहीं दे रहा, इतने दिन हो गए। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा तुम एक काम करो, तुम कंप्लेंट करो। तो मेरी मम्मी हड़की पौड़ी चौकी गई थी। मैं इससे पहले ये शिकायत एक बार हड़की पौड़ी चौकी में मैं बिना मम्मी के मैं कह करके आई थी पुलिस सर को, वहाँ पे कोई इंचार्ज बैठे हुए थे। मैंने कहा इस तरह से मेरी मम्मी आएगी, उनकी हालत ठीक नहीं है और इस तरह से उनका सुन लेना क्या बोल रही हैं, और मेरे सामने वो सच नहीं बताएंगी, आपको सच बताएंगी, तो उनकी मदद करना, वो मेरी मम्मी है। तो उन्होंने नाम नोट कर लिया था मेरी मम्मी का मेरे कहने से, और मैं कोतवाली से हड़की पौड़ी चौकी से घर चली गई। फिर मेरी मम्मी अगले दिन सुबह गई थी। मैंने अपनी मम्मी को बाद में पता चला कि वो गई थी कैसे, कि वो पहले चौकी चली गई और उसकी शिकायत करी। जब इसकी शिकायत करी तो वहाँ पुलिस वालों को मम्मी ने बताया सच, क्योंकि वो मुझे नहीं बता रही थी सच। वहाँ क्या सच बताया मम्मी ने कि इसने मेरा फ़ोन किस शर्त पर लिया था कि मैं जरा आंटी 1-2 लड़कों को फ़ोन कर लूँ, मेरे फ़ोन पे बैलेंस नहीं है, इसलिए मेरा फ़ोन ले गया था। दूसरा, इसने मुझसे कुछ पैसे लिए हुए हैं जो मेरे को नहीं दे रहा है। सत्यम ने मेरी मम्मी से 5,000 एक बार लिए थे, 2,000 फिर एक बार लिए थे, फिर मेरी मम्मी से फिर 5,000 लिए थे। तो कितने हो गए? 5 और 5 10 और 2 12, 12,000 रुपये मेरी मम्मी से ले रखे हैं सत्यम ने, और जो मम्मी को मेरे ये दे नहीं रहा था। और मम्मी ने पैसे क्यों दिए अभी आप आगे और आज सुनिए। तो जब फिर पुलिस वालों ने सत्यम को बुलवाया था, सत्यम को बुलवाया तो पहले तो पैसे की बात हुई, और इसने मेरी मम्मी को अभी तक कोई पैसे नहीं दिए सिवाय 500 रुपये दिए मेरी मम्मी को। 12,000 रुपये में से 500 रुपये दिए हैं, और जो फ़ोन था वो फ़ोन इसने गिरवी रख दिया था आगे कहीं और, सत्यम ने, ठीक। जबकि अच्छे घर का लड़का है, मम्मी पापा पता नहीं से पैसे देते नहीं देते। जब बच्चों को नशे की आदत पड़ जाएगी, शराब पीने की, गुटखा खाने की, उतने पैसे माँ बाप नहीं दे पाते। माँ बाप भी बेचारे कहाँ से देंगे, माँ खुद उसकी मेहनत करती है। पिताजी अब उसके सर से चले गए। पिताजी ने भी एक अच्छा खालन पालन खिलाया, माँ ने भी इनकी, क्योंकि इनकी माँ मेहनती है बहुत। उसके बावजूद भी इनकी जब इतने नशे शराब के है, गुटखे के है, माँ बाप कहाँ से इसका पालन पोषण करेंगे इन चीज़ों का भी। तो ये उस चीज़ की लत थी। अब इसने मेरी मम्मी को भी बेवकूफ़ बनाया, पैसे दिए और फिर पैसे ले लिए मेरी मम्मी से, और उसमें से 12,000 रुपये में से सिर्फ 500 रुपये दिए थे। पुलिस ने कहा कि आज 500 रुपये इसने दे दिए, बाकी ये कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते में इकट्ठे करके दे दूंगा। वो आज तक नहीं दिए गए, ठीक। और जो मोबाइल था, मोबाइल के लिए मैंने जिद करी थी कि वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है, सत्यम वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है, भले ही तो मेरे से पैसे के वो ले ले, मोबाइल के पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन तू मेरे पापा की आखिरी निशानी दे दे। इसने 3 दिन बाद दी। इसने मेरे को, सत्यम ने
जब सत्यम को पुलिस ने बुलाया और पुलिस ने इसकी अच्छी तरह से धुलाई करी, तो फिर इसको धमकाया, 2-4 थप्पड़ भी मारे। तो इसने मुझे फ़ोन करके कहा कि दीदी आपने मेरी कंप्लेंट क्यों कर दी, क्योंकि मेरे को तो पुलिस ने मारा भी है, यहाँ पर थोड़ा सा रो भी रहा था हल्का सा। तो मैंने कहा एक काम कर, पैसे का तो मुझे पता नहीं लेन देन, तू दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा तू खा ले पैसे, लेकिन मेरे पापा की निशानी दे दे, मुझे अपने पापा का मोबाइल चाहिए बस, किसी भी कीमत में। तो इसने मेरे पापा का इन्होंने कहा दीदी 3 दिन दे दो। मैं कहा 3 दिन क्यों दे दो, कहाँ छोड़ाया, क्योंकि ये उस मोबाइल को भी गिरवी रख के आया था या ये बेच आया था उस मोबाइल को भी। फिर इन्हें 3 दिन बाद मेरी मम्मी को लौटाया। मेरी मम्मी ने उसी फ़ोन से मुझे फ़ोन करा कि हाँ मेरे को ये फ़ोन अभी दे के गया है। मैंने कहा चलो, मेरे को ठंड तो पड़ गई, मेरे पापा की निशानी आ गई। अब बचे 12,000 रुपये में से इन्हें 500 रुपये दिए थे, जो मुझे पुलिस ने बताया था कि 500 रुपये दे गया है या चौकी में, हमने तुम्हारी मम्मी को जाके घर पे दे दिए हैं वो पैसे। मैंने कहा ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि वो 500 रुपये करके जैसे जैसे इकट्ठे होंगे वो तुम्हारी मम्मी को दे देगा। वो आज तक नहीं दिए इसने, देखिए, और ब्लैकमेल करते थे। फिर मैंने अपने पुलिस सर से पूछा कि आपने मम्मी से पूछा कि आपने पैसे क्यों दिए, कि वो कह रहे हैं तुम्हारी मम्मी ने बोला मुझसे ऐसे ही ले गया था, उधार ले गया था, उधार कह करके ले गया था। नहीं, ठीक है, बाद में जब पता चला, मैं अभी और आगे आपको बताऊंगी, ये मेरी मम्मी को ब्लैकमेल करता था हिमानी की निजी वीडियो दिखा करके कि तेरी लड़की की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मुझे और पैसे चाहिए। इसने भी मेरी मम्मी को ब्लैकमेल करा, पुष्पी ने भी करा। मेरी मम्मी सदमे में मर गई, मुझे पता है। मेरी मम्मी को इन्होंने वीडियो दिखाई हिमानी की, मेरी मम्मी से काफ़ी पैसा खा चुके हैं ये, बहुत विड्रॉल हो रखा है एटीएम से, जबकि मैंने कोई एटीएम नहीं बनाया था, ठीक है, चेक से भी अकाउंट से भी निकली हुई है। तो मेरी मम्मी से इन्होंने साइन करा के मेरी हिमानी की कुछ गुप्त निजी वीडियो दिखा करके मेरी पुष्पी ने और ये सत्यम ने, मोहल्ले के और भी लड़के हैं जिन्होंने मिलकर के, गगन सोटी और ये ऊपर जो एडवोकेट है सुनील शर्मा, इन सब ने मेरी मम्मी को जब थोड़ा सा डराया। देखो, एक माँ तो माँ होती है कि मैं अगर माँ को एक वीडियो बच्चे की दिखा दे तो माँ सहम जाती है कि मेरे बच्चे की इज्जत खत्म हो गई, मेरा बच्चा कहीं डर के मारे मर ना जाए, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, भाई पता क्या करेगा, पैसे तू ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दियो। मेरी मम्मी को ये जानकारी नहीं थी कि ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होती है, क्योंकि एक के पास हो तो डिलीट हो जाए, जब 1000 के पास होगी तो कहाँ से डिलीट होगी, वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट डिलीट करा सकता है। ये हिमानी भी बिना बात पे डर गई थी, नहीं तो हिमानी मुझे बताती तो मैं इसको कोर्ट तक इसे इंसाफ दिलवाती, लेकिन इसने भी मेरे ही खिलाफ चाल खेल ली, अपनी मर्यादा को भूल करके। अरे बहन बुरी थी, माँ बुरी थी, क्या तेरा पिता बुरा था, क्या तेरा पिता खराब था, क्या तेरे पिता शराबी जुआरी था, या तेरा पिता अयाज था, तेरा पिता था क्या, तेरे पिता ने तो 1 सुपारी तक का नशा नहीं करा, तू उस पिता की इज्जत के साथ खेल गई। सोच, मेरे पापा की आत्मा कितनी ऊपर से बद्दुआएं तुझे दे रही होगी, तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिस पिता ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल करा, जिस पिता ने हमारे को पालने के लिए एक अपनी बीवी को नहीं छोड़ा है कि मेरे बच्चे सड़क पे ना हो जाए, मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उसकी लड़की ने आज एक पिता दादा परदादा की संपत्ति को खराब करवा दी, दूसरे भूमाफियों को दे दिया, अपनी अय्यासी के राज छुपा दिए और आरोप लगाती है अपनी बड़ी बहन पे। अरे मैं तो नहीं देख रही हूँ, मैं तो आंखों से अंधी कान से बहरी हूँ, लेकिन ईश्वर सब देखता है। ईश्वर तो देख रहा है ना कि कौन सी बेटी सही है कौन सा गलत है। ईश्वर से कभी नहीं छुप सकता, ईश्वर से कभी नहीं छुपा सकते, और कर्मों की मार से तुम कभी नहीं बचोगे। जितने भी तुमने गिले शिकवे मिटाने थे ना, वो मैं मिटाने की कोशिश कर रही थी कि तुम मेरे साथ बैठ करके मेरे को क्लियर कर दो, लेकिन जो तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो ना, खूब लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब लगाओ, जितना दम हो सके तुम उतना नंगा करो मुझे, लेकिन मेरे पे चादर डालने वाला मेरा ईश्वर है। क्योंकि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा मैं भुगतूंगी, लेकिन अगर तुम लोग जो प्लानिंग करते हो ना, सब जो बेटी अपने पिता की नहीं हुई, जो बेटी अपने दादा परदादा की नहीं हुई, जो बेटी अपनी इज्जत नहीं बचा रही है, वो लड़की किसकी होगी सगी, आप खुद समझदार है। सोचिए ना कि इस लड़की ने अपना एक राज छुपाने के लिए मेरी मम्मी को भी परेशान कर दिया, बहन पे भी आरोप लगा दिए कि बहन खराब, जीजा खराब, अपनी अय्यासी के कांड छुपाती चली गई कि बहन इस घर में नहीं आएगी। उस पिताजी की संपत्ति जो दादा परदादा से चली आ रही है, उस संपत्ति पे इन्हें मेरे को आने की रोक लगाई। आखिर क्यों, किसके कहने पे, किसने कब्जे मारे वहाँ पे? राहुल बेरी, रूमा बेरी, पुष्पेंद्र शर्मा, ठीक है, टारगेट, रविंदर टारगेट, तरुण बेरी का परिवार, बेरियों का तो पूरा परिवार है। बेरियों में से तो मैं लिस्ट में से ये कहूंगी नहीं कि ये नहीं है, सबके सब गुड़ की तरह, मक्खी की तरह भी कर रहे हैं उस मकान के पीछे।
इधर ये सत्यम, उधर वो एडवोकेट जो ऊपर सुनील शर्मा, एडवोकेट अरुण भदौरिया जी, ये सब इन्होंने मुझे मिलकर तंग किया। और ये पहला मोहरा लगाया सत्यम को, और सत्यम ने ये राज खोला जाकर के और लड़ाई डलवा दी कि दोनों बहनों में फूट हो जाएगी। और हमारी बहन को ही शर्म नहीं आई कि मेरी बहन हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, मेरी माँ की तरह मुझे पाला है, ये मेरा बुरा कैसे सोच लेगी, कैसे सोचेगी। गुस्सा ही तो कर सकती है, डांटी तो सकती है। मेरी माँ ने मुझे इतना मारा है, चप्पलों से मारा, डंडों से मारा, गालियाँ दी गंदी, क्या मैंने अपनी माँ का साथ छोड़ा कभी? नहीं। माँ बाप, बड़े भाई बहन सब अपने होते हैं, एक यही होते हैं जो हमें कभी बर्बाद नहीं होने देते। माँ बाप के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा कोई सगा नहीं होता। यार दोस्त मित्र है, ऑफिस वाले एम्प्लॉइज, बिजनेस वाले एम्प्लॉइज, कोई रिश्तेदार, मासिया, बुआ, कोई नहीं होता। सिर्फ अपनी माँ बाप होते हैं जिन्होंने जन्म दिया होता है। और माँ बाप के बाद अपनी एक सगी बहन और सगा भाई होता है, जो भाई भी अपनी, क्यों भाई को दर्द इसलिए होता है कि हम एक माँ से पैदा हुए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। उसे 2 गाली दे के मार पीट के उसे घर ले आता है भाई भी, बहन भी। लेकिन हमारी बहन को यही बुरा लगा कि माँ बाप दुनिया से चले गए, तू कौन होती है, तूने कोई जन्म दिया, तू इस घर की बड़ी कोई बन रही है, तू मेरा अधिकार सब कुछ छीन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं भूखी नंगे घर की कोई हूँ। मेरा पति तो मेहनती है, कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, मुझे खिला रहा है, पाल रहा है। लेकिन मेरा तुम अधिकार ले लोगे, सोच मैं तो और सुखी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं दिया, मैंने कभी किसी का नहीं छीना। और जब तुम लोग मेरा छीनोगे तो सोचो कहाँ जाओगे, सोचो कहाँ भरोगे कर्मों का फल, सोचो कैसी मेरी आहार निकल रही है, सोचो। क्योंकि मैं कोई संपत्ति का भूखा नहीं होता जो मेरे को फेसबुक पे लिखा जाता है कि तू संपत्ति की लालची है। पहले मैं उससे पूछूं तुम्हारे बाप की है, वो तुम्हारे बाप की है जिसने भी ये लिखा? मैं आप लोगों को आगे और वीडियो में बताऊंगी। ऐसे ऐसे भिखारी लोग मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरे घर में, मेरे पति के दोस्त बन के, कोई मेरे दोस्त बन के। और सिर्फ सबको क्या एक टारगेट रहता है कि मियाँ बीवी के पास औलाद नहीं है, इनकी संपत्ति हड़प लो, इनको वशीकरण कर लो, इनको अपने प्यार में फंसा लो। ऐसे मेरे पीछे काफ़ी लड़के लगाए गए हैं रूमा बेरी के द्वारा। एक से एक तांत्रिक, ठीक है, लड़का बन के आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। वशीकरण करते हैं घर में बैठ बैठ के। सावधान करिए अपने बहू बेटियों को कि जो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, वशीकरण करते हैं लड़कियों को, मत बुद्धि बांध करके और फिर लगा देते हैं देह व्यापार में। और सिर्फ क्या मकसद होता है? पैसा खाना और ब्लैकमेल करना। क्या पुष्पेंद्र गया कि टोटके नहीं करता? खा ले अपनी औलाद पे कसम, कि अपने शिवाय पे कसम खा ले, वरना ऐसा विनाश होगा महादेव का। भले शिवलिंग धोले, जितनी चमका ले, कर्मा जब नहीं धोया तो कोई भगवान को तो दूध चढ़ा, पान सुपारी चढ़ा, कुछ नहीं होता। मैं तो साफ बोलती हूँ। कर्मा अच्छे हैं आपके तो आपके झोलियों में भर भर पैसा गिरेगा। आप दूसरे की संपत्ति में नजर लगा के बैठे हो, दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए एक अपने मोहल्ले की बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हो, उनको धोखे से लड़के फंसा करके तुम आगे भेजते हो, आई लव यू करवाते हो, इलू करवाते हो। फिर उसके बाद उनकी निजी वीडियो बना करके मोहल्ले में बांट दी जाती है एक दूसरे को, और हर एक लड़का उन्हें टॉर्चर करता है, देख तेरी वीडियो है पैसे दे, देख तेरी वीडियो वाला पैसे दे। यही तो करा आपने मेरी मम्मी के साथ और मेरी बहन के साथ। मेरी मम्मी से भी सारा पैसे खा गए ये सब मोहल्ले के लड़के मिल करके। और इसका मोहल्ले का सबसे बड़ा टारगेट है रविंदर टारगेट और पुष्पेंद्र। मैं धीरे धीरे आगे पूरी इनकी डिटेल डालूंगी, ये किस तरह से ब्लैकमेल करता था, इसका बाप भी और ये भी। और यही से नहीं मेरी बहन को बर्बाद किया है, ये खुद फ्रंट पे ना आकर के इसने आगे के दल्ले लगाए हैं जो इसके यार दोस्त है दूसरे, ठीक है। ये इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, शतरंज की चाल खेलते हैं, खुद प्यादे लगाते हैं ये और आगे। और इनके ऊपर एक और बाप है रूमा बेरी और राहुल बेरी और तरुण बेरी, जिन्हें शुरू से ये लगी रही कि संपत्ति हड़प लो। मैं पूछो अपने जेठ तरुण बेरी जी से, काय का आप जेठ है ये? मेरे घर में मेरी मम्मी से क्या करने जाता था? इन लोगों ने साइन ले रखे, मैं आपको डालूंगी आगे ये वीडियो। इस तरुण बेरी ने भी फ्रॉड करके मेरी मम्मी के साइन लिए हुए, मेरी बहन को धमका रखा वीडियो से, और पुष्पी ने भी। और सत्यम आपको मैंने बता दिया, पहला प्यादा ये चला था चाल। अब नेक्स्ट प्यादे ने क्या किया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि दूसरा प्यादा कौन था। चलिए मैं आपको और वीडियो ऐसे बना करके जिंदगी का सच रखूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सच है। क्योंकि हो सकता है कि आपके काम ना आए, लेकिन
ये वीडियो आपके इसलिए काम आएगी कि आपकी बच्चियों के, बहनों के, आप मेरा एग्जाम्पल दे सकते हो कि इस महिला के साथ ऐसा हुआ है, कल आप लोगों के साथ ना होए। बचे ऐसे लड़कों से, कैसे ब्लैकमेल करते हैं, कैसे अपने पड़ोसी का सगा नहीं हो रहा, पड़ोसी की बहन को लेके भाग रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पहले प्यार में फंसाते हैं, फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाप की संपत्ति खाने के लिए उसके बाप को टॉर्चर करते हैं और फिर शादी रचाते हैं। हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा है, बताएंगे और आप लोगों को शायद पता भी होगा। धन्यवाद।